बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नमरा तारिक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के माबैन सियासी गहमा गहमी जारी है और दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत का साथ मोहब्बत जो है वो नहीं है, बल्कि हमारी मजबूरी के साथ हम दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान, कारकुनान और जयाले बाहर निकलें और बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुँचाएँ। मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म का नाम भी ले लिया उन्होंने कहा कि मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म चेयरमैन पीपल्स पार्टी ही होंगे, यानी कि बिलावल भुट्टो। और उससे कबल सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा था कि ये इत्तेहाद ज़बरदस्ती की है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी बड़ी पार्टी को ऐसी क्या ही मजबूरी थी कि इत्तेहाद बनाया गया। हुकूमत जो है वो गुज़श्ता 2 साल से चल भी रही है और फिर आइंदा आने वाले 3 साल भी बज़ाहिर इस हुकूमत ने पूरे करने, तो फिर ये क्या इतनी बड़ी मजबूरी है? ना सिर्फ इत्तेहाद बनाकर हुकूमत का हिस्सा बने, बल्कि तमाम आइनी ओहदे भी अपनी गिरफ्त में हैं, उनके पास अभी ये आइनी ओहदे भी हैं। फिर उसके अलावा 2 बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी हुई, 26th अमेंडमेंट, 27th अमेंडमेंट, तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजरत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शाना बशाना खड़े होने की वजह से ही मुमकिन हो पाया। दूसरी जानिब वफाक में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों मुत्तहिद हैं, मगर सूबे में दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। सानिया गुल प्लाजा के बाद बयानबाजियों और लफ्जी गोलाबारी जो है उसका नया सिलसिला शुरू हो चुका है। एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में उलझे हुए हमें नजर आते हैं। एमक्यूएम की जानिब से कराची को वफाक का हिस्सा बनाने की बातें एक तरफ सामने आ रही हैं, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सख्त तनकीद भी की है और ये तनकीद जारी भी है, जबकि एमक्यूएम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सख्त तनकीद की और वो तनकीद का नतीजा जो है वो तो ये निकला कि गुज़श्ता रोज़ एक खबर पहले हमारे सामने आई कि एमक्यूएम के रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ली गई, फिर कुछ घंटों के बाद वो सिक्योरिटी वापस भी कर दी गई। अब रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार वो ये कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध को या वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बिलावल भुट्टो से भी उन्होंने कुछ जो बातें की हैं वो तो चले एक तरफ हैं ही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर ने आज ये कहा कि गवर्नर सिंध का ओहदा एक लिसानी जमात के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कामरान टिसोरी ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की उससे गुरेज करना चाहिए था उनको। और फिर साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इनके तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, काउंटडाउन में 15-20 दिन उनके जो हैं वो रह चुके हैं। तो तैमूर तालपुर ने इतनी बड़ी बात क्यों की? और उनका ये जो कहना है कि गवर्नर सिंध की घबराहट हमने देख भी ली है, तो ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और ये लड़ाई क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की? इस पर बात होती है। इसे बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब ने, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। साथ ही मुझे शो में ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, रहनुमा एमक्यूएम। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के, ये मसाइल क्या हैं, क्यों हैं, और क्यों आपकी ये इत्तेहादी जमात जो है वो वफाक के अंदर आपके साथ इत्तेहाद में, लेकिन सूबाई लेवल पर आपसे इतनी नाराज़ क्यों है? देखिए, ये असली बात शुरू हुई है गुल प्लाजा के जो फायर इंसिडेंट था। बहुत ही खौफनाक और नुकसानदेह साबित हुआ। वो एक हादसा था जिसमें उसके बाद पूरी कोशिश की गई कि नुकसान को कम से कम किया जा सके, लेकिन आग इतनी शदीद थी कि 36 घंटे में भी उस पर काबू नहीं पाया जा सका और फिर 80 से ज्यादा लोग इंतकाल करे, उसमें उनकी अमवात हो गई। एमक्यू ने ये जाना कि ये मौका ऐसा है कि इस पे हुकूमत पे दबाव डाला जा सकता है और दबाव डाल के मुख्तलिफ डिमांड की जा सकती है। वो अच्छा। बात की बात है, वो डिमांड पूरी होती है नहीं पूरी होती है, लेकिन डिमांड हम अपनी तरफ से डाल दें। और उन्होंने इस वक्त बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ मेयर के इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया, चीफ मिनिस्टर के भी इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि कराची को मरकज के सुपुर्द कर दिया जाए। एक क्लॉज है जिसके तहत 1 मिनट में जो कराची है वो वफाक का हिस्सा बन सकता है, वफाक से कंट्रोल हो सकता है। हम्म। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि दो एक अलग अलग चीजें, फिर एनएफसी अवार्ड की बातें कर रहे हैं, उसमें लोकल बॉडीज की बात की जा रही है, सूबे बनाने की बात कर रही। अरे भाई, ये सब चीजें क्या आग लगने का इंतजार कर रही थी? ये क्या वो चीजें हैं जिनका ताल्लुक है इससे? हरगिज नहीं। ठीक। इस वक्त जो वाकया हुआ है, अगर हम उस पर बात करें, देखिए वो वाकया ऐसा नहीं है कि इस पर पॉइंट स्कोरिंग की जाए, किसी को ब्लेम गेम किया जाए, मैं आपका बुरा बोलूं, आप मुझे बुरे बोले, एमक्यूएम हम पे इल्जामात रखे, हम एमक्यूएम पे इल्जामात रखे। ठीक। लेकिन ये बात तो सच है कि थ्रू आउट ये पहली बार मेयर हमारा बना है,
जिनको हम्म। इस्तीफे का कहना। अच्छा। उससे पहले जमात इस्लामी और एमक्यूएम के मेयर्स रहे हैं। एक और भी बात मैं याद दिलाते जाऊंगा आपको कि जो हुकूमतों का कॉलिजन था सिंध में इश्तराक था, ठीक है। वो ये पहली 7 साल है शायद, 6.5 साल है। उससे हम्म। पहले थ्रू आउट जो है वो ये हुकूमत साजी का हिस्सा रहे हैं, अच्छा। हमारे कोलिशन पार्टनर रहे हैं, या अलहदा से इन्होंने हुकूमतें की हैं जो भी है, लेकिन पावर में और पावर के कॉरिडोर में रहे। मेरा हम्म। कहने का मतलब यह है कि अगर ये सब बातों को हम इकट्ठा करें तो आप बरी जुम्मा नहीं हो सकते। ठीक है। आप ये सब चीजें जो बातें हुई हैं, कादर पटेल साहब ने भी बताया, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे मैं मौजूद था, कि भाई एक फ्लोर की परमिशन थी, फिर एक खास पार्टी के वक्त में जो एमक्यूएम को वो रेफर कर रहे थे 2 फ्लोर बने, फिर 3 फ्लोर बने, लेकिन ढांचा एक ही फ्लोर का था, हम्म। और वो सेफ्टी गैजेट्स नहीं लिए जा सके। ठीक। ज्यादा से ज्यादा दुकानें गई ताकि लोगों को कमर्शियली इसको बेचा जा सके। चले और इसके 1200 इसका बेहतर जवाब दुकानों जो है वो का एमक्यूएम भी दे सकती है। एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। एमक्यूएम के लीडर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने रिसेंटली ये रिपीट किया कि कराची जो है उसको फेडरल टेरिटरी अंडर आर्टिकल 148 डिक्लेयर कर देना चाहिए। उनका जो कहना है कि वो गवर्नेंस फेलियर्स हैं सिंध हुकूमत के, जिसकी वजह से ये इकदाम लेना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को। पीपीपी तो ये कहती है कि ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल कदम होगा, साथ ही ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो एमक्यूएम क्या समझती है? एमक्यूएम जब ये डिमांड कर रही है तो सर आपके पास इसका लीगल बेसिस क्या है इस डिमांड को असर्ट करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया अख्तियार बेग साहब की बातों का जवाब देने का मेरा हक है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक नए जाविये से है। हम्म। सबसे पहली चीज, गुल प्लाजा की आग लगी, और आग लगने की मुख्तसर तरीन गुफ्तगू ये है कि 18 साल से जिस जमात का चीफ एग्जीक्यूटिव है, जिस जमात का लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर है, जिस जमात का फाइनेंस मिनिस्टर है, जिस जमात का इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ एमकेएम का मेयर नहीं रहा, हम्म। यहाँ 8 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी के भी अंडर रहे हैं। हम्म। ये बात भूलना नहीं चाहिए। तो अच्छा। आखिरकार फिर आज भी सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट के अंडर है। तो ये कह देना कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, देखिए हम्म। इंसानों की कत्लेआम के ऊपर अफसोस करती है पूरी दुनिया में, अफसोस होता है। लोग दिए जलाते हैं, हुकूमत अपनी गलतियां तस्लीम करती हैं, इस्तीफे दिए जाते हैं। बल्दिया फैक्ट्री हुआ, 2 घंटे बाद रऊफ सिद्दीकी साहब ने इस्तीफा दिया। क्या आज इस्तीफा किसी ने दिया? किसी को शर्म आई, किसी को गैरत आई? लेकिन देखें क्या हो रहा है। वो जी 1991 में अलॉटमेंट हुई थी, फिर एक फ्लोर डला। भाई 18 साल से आप बैठे हैं ना। हम्म। आज भी लियारी में 100 इमारतें ऐसी हैं जो मखदूश हैं, डेंजरस हैं। पिछले साल एक इमारत 40 गज पे 5 मंजिला बनी और वो मुनहदम हो गई। हम्म। किसकी जिम्मेदारी है? आपने क्या अलॉटमेंट वाले को पकड़ लिया? क्या जमीन के मालिक को पकड़ लिया? नहीं, आपने अपने बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान को मुअत्तल किया। आपने 5 लोगों को सस्पेंड किया, सस्पेंड करके अंडर इंक्वायरी की। तो लियारी में आपका तरीकाकार ये था। तो इसी तरह 99 बिल्डिंग में मौजूद हैं और मखदूश हैं। पिछले साल लोगों को सर्दियों में रोड पर निकाल दिया, उनके घर से चादर कंबल तकिए भी नहीं लेने दिए। तो अब गुल प्लाजा में आपको अलॉटमेंट याद आ गई है, लियारी में आप अपने एसबीसी के अफसरान को सस्पेंड करते हैं। ये दोहरा में आ रहे, और अपोजिशन का काम हुकूमत पे दबाव डालना, मुतालबे करना है। अब आ जाइए आपके सवाल की तरफ। 18वीं तरमीम के हम सिग्नेटरी थे ना। हम्म। हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये नारा लगाया कि मजबूत सूबे मजबूत विफाकी अलामत होंगे। हम्म। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ? कराची तक कश्मीर सूबे नहीं बल्कि सूबे के वजीर और वजीर आला ताकतवर हो गए, मजबूत तरीन हो गए, और सूबे का एक आम सिंधी मुहाजिर पश्तो बलोच वो गरीब से गरीब तर हो गया। यानी कि वजीर अमीर हो गया और सिंध का रहने वाला गरीब हो गया। और 18 साल बाद भी आज आप देखें इंटीरियर सिंध में माओ बहनों की जो मतलब जो डिलीवरी के लिए अस्पताल जाती हैं वो ठेलों पे जाती हैं। कुत्ते काटे के इलाज के लिए लाड़काना से वो कराची आता है, पहले तो उसे कोई बस में बिठाता नहीं है, उसे ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता। वो यहाँ जब तक पहुंचता है वो इतना खराब हो चुका है, बस जना अस्पताल में वो
रगड़ रगड़ के सिसकियां देखियो, बच्चा जो है ना दम तोड़ देता है। थर में आज माए, थर में आज भी कमजोर तरीन माए, जो थर हिंदुस्तान में भी है, जो थर दुबई में भी है, जो थर पाकिस्तान में भी है। आप थर के जवाब में मुझे दिखा देते हैं कोयला, आप थर अच्छा। के जवाब में दिखा देते हैं मुझे थर एयरपोर्ट। अरे भाई तरक्की में, अच्छा मैं कुत्ते के कांटे की बात करूं, आप मुझे दिखा देंगे ना ICVD गंबट। अरे किसी बच्चे को अगर कुत्ते ने काटा, गंबट जाके पित्ता निकलवा दे। किसी को अगर कुत्ते ने काटा हुआ ICVD जाके अपने हार्ट का ऑपरेशन करा ले। देखिए बुनियाद की बात है, गुल प्लाजा में 23 घंटे बाद मेयर पहुंचे, कौमी असेंबली की मिसालें दे रहे। कादिर पटेल साहब को एक पर्ची ने फारिग कर दिया ना, गैर जरूरी बात कर रहे थे ना, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे ना, और अच्छा, ऐसे बयान दे रहे थे, सारे के सारे बयान उन्हीं पे आ रहे उलट कर। ठीक वो है। तो मैं था नहीं, वरना 14 तबक रोशन कर देता उनकी इस अच्छा। तकरीर के। दूसरी बात, एक हम्म। मोहतरमा खड़ी हुई, एक मोहतरमा खड़ी हुई न्यूजीलैंड की मिसाल देके कहने लगी वज़ीर आला का काम थोड़ी हर जगह जाना, हम्म। और ये कहा कि आग लग गई, हो जाता है, 40 लोग मर जाते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। ये आपके तो बयान उनका बहुत ही बयानात, गैर जिम्मेदाराना था, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जवाब दे भी रही है। मिर्ज़ा साहब की तरफ बढ़ते हैं। मिर्ज़ा साहब, जो ख्वाजा साहब का पॉइंट है वो यही है, चले उसमें एक पॉइंट हम रेज करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो जब आपकी गवर्नेंस बैड हो जाती है तो ग्रेस उसमें है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आप एटलीस्ट जो है वो रिजाइन कर देते हैं। अब MQM बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यही कह रही है कि उनको एटलीस्ट रिजाइन कर देना चाहिए, मुराद अली शाह हो गए, या मेयर को करना चाहिए। तो सर, आपकी जमात जो है इस तरह की कोई ग्रेस अकॉर्डिंग टू MQM वो शो कर सकती है और फिर ये हल होगा इस मामले का? पहली चीज तो ये है कि मैं बड़ा एहतराम है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं इजहार भाई। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बतलाया, पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने बातें कही, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन बातों की। जहां तक आपका सवाल है वहां से मैं जवाब देता हूँ कि देखिए, एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है अंडर CM सिंध, मुराद अली शाह ने, और उसमें जितने सीनियर मिनिस्टर या मुतल्लिका मिनिस्टर हैं जिनका ताल्लुक है, नासिर हुसैन शाह हैं, शर्जील मेमन है, सईद गनी है, लंजार साहब हैं वगैरह, वो उसके मेंबरान है, और उस कमेटी ने इंक्वायरी करनी है और इंक्वायरी करके ये बताना है कि ये हादसा था, एक्सीडेंट था, या लैकिंग थी, किसी की जिम्मेदारी थी, गैर जिम्मेदारी थी। ये सब बातें उस कमेटी ने असर्टेन करनी है। और उस कमेटी का ये भी प्रोग्रेटिव, अगर वो कहे कि भाई कमीशन बना दो, हम समझते हैं इस पे कमीशन बनाया जाए, तो वो रिकमेंडेशन भी देखी जा सकती है। लेकिन एक कमेटी तो बनानी है ना, जहां से हमने शुरू करना है। पहली चीज तो ये है कि बहुत अफसोस है और बहुत ही संगीन ये वाकया हुआ है। इसको नहीं होना चाहिए था आजकल के इतने मॉडर्न जमाने में, वैसे मिर्जा जहाँ साहब, हार्ट टू हार्ट, ये जिम्मेदारी है किसकी? इस पे जिम्मेदारी किसकी जाती है? देखिए, हम सबकी जिम्मेदारी है, जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उनकी जिम्मेदारी है, और उसमें यकीनन कोताहियां नजर आ रही हैं थोड़ी पीपल्स बहुत, पार्टी की क्योंकि गफलत है इसमें। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पिछले 17 साल से, नहीं, लेकिन ये मैंने अभी जुमला तक मैं जितने भी। इंक्वायरी कमेटी से पहले, आप मेरे मुंह में अल्फाज ना दें। अच्छा। इंक्वायरी कमेटी ने बताना है कि जी किसकी गफलत से ये हुआ है, फिर हमने आपसे बात करेंगे आपके सामने बैठ के कि सजा दें, इस्तीफा मांगे, माफी मांगे, या किसी और को जिम्मेदार वो ठहराया गया है। तो अच्छा। थोड़ा सा इसमें आप सिस्टमेटिकली चलें ताकि किसी की गलत बयानी ना हो जाए। ठीक है। हम सब बड़े हसास हुए हैं इस इशू के ऊपर। जहां तक बात करी थी सिंध की, तो मैंने कहा कि हर पार्टी की प्रायोरिटीज होती हैं, तरजीहात होती हैं। हमने मेडिकल के शोबे को ज्यादा तरजीहात दी, NICVD 11 सेंटर्स बनाए सक्कर में, पूरे सिंध में। NICH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ स्वीट का है जो किडनी के लिए है, साइबर नाइफ का है JPMC में, गम्बट का, दुनिया, और सब लोग सिंध आते हैं और फ्री इलाज करा के जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हम उस सिलसिले में, सिंध की धरती, कराची का शहर बड़ा गनी परवर शहर है, खुले हाथों से वेलकम करके सबको वो यहाँ वेलकम कहता है, फिर यहाँ बस जाते हैं, यहाँ रह जाते हैं, शादियां हो जाती हैं। ठीक। और ये एक हारमोनी है जिसपे हमें फख्र है कि हम इतने गनी परवर हैं कि हमने तंग दिली नहीं दिखाई। ठीक। लेकिन साथ साथ जो फैसिलिटीज थी उनको भी अपग्रेड करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करना था। मैं अभी इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक थ्रू आउट बात कर रहा हूँ। जो जो जिम्मेदार रहे हैं, मेयर रहे हैं,
सबकी जिम्मेदारी थी कि सर्टन करते कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है वो मौजूद है कि नहीं, और उसको बनाने के लिए क्या किया जाए। तो शायद इस तरह के वाकयात जो हैं वो ठीक है। नहीं हो पाती। बहरहाल इसमें मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा ये कि यहाँ भी आग लगती है और वहां भी आग लगती है। हाथ जोड़ के मैं ये माफी का तलबगार हूँ कि हमारे भाई बहनें, और मैं वहां गया था, छुट्टी का दिन था, मैं वहां गया था, और जो चीखें आ रही थी अंदर वो मुझे नहीं सोने देती। वो बाहर मोबाइल फोन पे, अंदर जो मरने वाले थे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से, सुफोकेशन की होने की वजह से, वो मुझे नहीं सोने देती वो आवाजें, वो चीखें। तो ये बहुत बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और लेकिन अब बहुत मुझे एक अफसोसनाक मिनट है। दो। लेकिन अफसोस तो है, ये आप यकीन कीजिए, वहां जिस हालत में हम खड़े थे, हमारी जान निकली हुई थी, पैरों पे खड़े थे लेकिन बजाय जान निकली हुई थी। अब ये देखिए, जो जो वादा किया चीफ मिनिस्टर ने, 1-1 करोड़ रुपए उन्होंने वादा किया था। उन्होंने कराची चैम्बर के साथ जो कमेटी बनाई है, जावेद विलवानी के साथ मेरी, जावेद विलवानी से बात हुई है 2 बार, और वो फौरन इंशाल्लाह देना शुरू कर रहे हैं। इसके ठीक है। बाद ठीक है। 2 लाख रुपए भी दिए हैं हर दुकान वाले को। ओके। मुतबादल दुकानें भी हम ढूंढ रहे हैं कि ठीक आपका है मिर्जा साहब, इस पे मजीद भी ईद बात का करते वक्त आ रहा है, हैं। आपका जो रोजी है वो ठीक। जारी रहे, और वो किसी तरह से आप पे चलें, वो अभी वो जितना भी बड़ा वो भी एक गम लंबी आया, डिबेट है। ठीक है। तो ये सब चीजें भी की जा रही हैं, और ये कोई चीजें किसी पर एहसान नहीं है, ये अच्छा। मिनिमम है जी जी जो जी, हमें दिस इज द बेयर मिनिमम। इंसानियत के नाते मॉरल वैल्यूज हैं जो ठीक। हमें करना। जी, मेरे मेहमानों से मेरी गुफ्तगू जारी रहती है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। तो ख्वाजा साहब, एमक्यूएम जो है वो 18th अमेंडमेंट को हमेशा से एक कैंसरस ऑब्स्टिकल बोलती रही है कराची की गवर्नेंस के लिए, और एंड इवन इट डिमांड्स 18th अमेंडमेंट्स रिवीजन, जबकि पीपीपी का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि वो कभी भी 18th अमेंडमेंट के रोल बैक को सपोर्ट नहीं करेगी। तो सर, आपकी जमात को 18th अमेंडमेंट से क्या मसला है, और आपको क्यों लगता है कि ये गवर्नेंस के लिए एक बहुत बड़ा मसला है और कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस जो है उसको ये मेंटेन नहीं कर पा रही है? और जब ये अगर इसका रोल बैक होता है तो ये मसाइल को किस तरह से हल करेगा? आप इत्तेहाद में रहे हैं, वफाक में भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी रहे, उस टाइम फिर अपनी बातें क्यों नहीं मनवा पाए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी अभी आप इत्तेहाद में, वफाक के अंदर, तो फिर आपकी ये बातें मानी क्यों नहीं जाती? जी जी, अच्छा देखिए, गुजारिश, पहले छोटी सी बात कर लूं। पूरी दुनिया में मुहज़्ज़ब मुआशरों में किसी हादसे की तहकीकाती कमेटी बनती है, उस तहकीकात में या उसमें सियासी वज़रा को नहीं भर्ती किया जाता। सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब या शर्जील मेमन साहब सब काबिल एहतराम हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, वजीर है पीपल्स पार्टी के, लेकिन क्या इनमें से कोई डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी रखता है? क्या इसमें से कोई एक क्राइसिस मैनेजमेंट में किसी से मास्टर्स किया हुआ है? क्या इसने फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल के अंदर कोई इंटरनेशनल या नेशनल डिग्री ली हुई? क्या इन्होंने कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर इनकी कोई एक्सपर्टीज है, या इनके अंदर? तो ये सारे लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं। अच्छा। तो हमारी पार्टी ने इस कमेटी को भी इसलिए रिजेक्ट किया कि बाय वर्च्यू ऑफ देयर एक्सपर्टीज दे आर नॉट कैपेबल टू इन्वेस्टिगेट द रीजंस ऑफ द इंसिडेंट्स। ठीक। अब आइए आपके सवाल की तरफ। 18 अमेंडमेंट, मैंने आपसे क्या कहा, हम इत्तेहादी थे, मजबूत सूबे मजबूत विफाक की अलामत है, लेकिन उस 18 अमेंडमेंट के 102 आर्टिकल में अब कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, या तो उस पर अमल हो जाए, मिसाल के तौर पर 140A, सुप्रीम कोर्ट से भी हम ऑर्डर ले आए। पंजाब में पीपल्स पार्टी कहती है 140A को आइन का हिस्सा बनाकर उसमें ये होना चाहिए, इतनी लंबी करारदाद पेश की। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी कहती है जो हमने लॉ बनाया हुआ है वो बहुत ठीक है 140A में। तो पंजाब में आपका नुक्ता निगाह दूसरा है, सिंध में आपका नुक्ता निगाह दूसरा है। पंजाब में आप सूबे बनाने के हामी हैं, सिंध में आप मरने मारने के हामी हैं। तो मेरी गुजारिश ये थी कि या तो 140 है मेरी जमात की, उस पर आप अमल करते। हमने आईनी तौर पे बिल पेश किया 26वें में भी 27वें में, जिसकी पीपल्स पार्टी ने
खुलकर मुखालफत की। अब अगर ये भी नहीं होता तो हमारा मसला तो आम आदमी का मसला है ना, हमारा मसला तो वजारत का नहीं। ठीक है। हमारा मसला तो भाई के ना बैरून मुल्क जायदादें बनाने का है, ना स्विस बैंकों में नोट भरने का। हमारा मसला तो है सिंपल आम आदमी बाइख्तियार हो जाए। अच्छा। अगर आप नहीं करते तो फिर हम एक 18वीं तरमीम में जो 102 तरामीम है जिससे पीपल्स पार्टी को फायदा है और आम आदमी को नुकसान है, हम उसे रोल बैक करने की फिर हिमायत करेंगे। अच्छा, तो आप इत्तेहाद में हैं फेडरल के अंदर भी, फिर उसके अलावा भी अगर पीडीएम का दौर देखा जाए, पीडीएम इमरान खान की हुकूमत का आप पहले इत्तेहादी बन के सामने आए, फिर उनकी हुकूमत गिराने में आप इत्तेहादी बने, फिर नई जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी है, फिर उसके बाद ये वाली गवर्नमेंट आई है, तो आप इत्तेहादी रहे, तो फिर आपकी अभी तक बातें क्यों नहीं मानी गई हैं? आप जब भी इत्तेहाद की तरफ आते हैं तो वो इसी शर्त पर आते हैं कि लोकल गवर्नमेंट की बात हो गई अगर, या उसके अलावा ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिसिंग कंट्रोल चाहिए होता है एमक्यूएम को, वो इसकी डिमांड है, तो पूरी क्यों नहीं हुई अभी तक? लेकिन हमारा पाकिस्तान बनने के बाद से, लियाकत अली खान की शहादत के बाद से, आप इस मुल्क की तारीख उठा के देख लें, चाहे वो सिकंदर मिर्जा हो, अयूब खान हो, याहिया खान हो, भुट्टो साहब हो, गरीब मुतवस्सित तबके के मफादात को हमेशा कुचला ही गया है। पाकिस्तान के दौलत होने की सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि एक मिडिल क्लास अक्सरियत को तस्लीम ना किया गया और मुस्तरद किया गया। आज भी कराची जो कि एक माशी इंजन है, रेवेन्यू इंजन है, लेकिन ना पीएमएलएन की राजधानी है, ना पीपल्स पार्टी की राजधानी है। यहाँ पे किसी के कोई ना जमींदारी है, ना इस सिंध के अंदरूनी सिंध में जिस तरीके से इनको पूजा जाता है, इनकी सलामियां ली जाती हैं, यहाँ पर रही। यहाँ तो मोटरसाइकिल वाला पराडों से नहीं डरता, लैंड क्रूजर वाले को खुद मोटरसाइकिल वाले से एहतियात करनी पड़ेगी। ये तो ऐसा शहर है। लेकिन इस शहर के अंदर भी जानते बूझते इस माशी इंजन को कई वजूहत है जिसे पसमानदा रखा गया। और एमक्यूएम के मुताबिक गरीब मुतवस्सित तबके के हैं ना, चाहे वो जुनूबी पंजाब में रहता हो, चाहे वो हजारा में रहता हो, चाहे वो लियारी में रहता हो, और बलूचिस्तान में रहता हो। अगर आप वो मुतालबे मान गए तो ये जो गिनती के 200-300 लोग हैं जिन्होंने अपनी जाती जागीरें या खानदानी सियासत बनाई हुई, इनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो वो खौफ होता है कि अगर एमक्यूएम की कोई एक बात भी मान ली जाए तो वो बात हमारी हलकों में, हमारी सफ़ों में गरीब मुतवस्सित तबके को शऊर देके इनकलाब बर्पा न कर दे और वो हमारे खिलाफ खड़े होकर लब कुशाई न करे जैसे एमक्यूएम करती है। अभी हमने गुल प्लाजा पे की है ना, मैंने पीपल्स पार्टी को कभी इतना मैच्योर नहीं देखा। आप यकीन करें, ये मुझे समझ नहीं आता ये पीपल्स पार्टी की लिबरल प्रोग्रेसिव पॉलिसी कहाँ गई। खैर का मैं एतराज भी नहीं है, इनका हक है, वजीर आला का सारी की सारी एमक्यूएम की सिक्योरिटी वापस ले ली। यानी मजाक है कि हमने सख्त बात की, सख्त बात जमात इस्लामी भी कर रही है, तो इन्होंने एमक्यूएम के सारे वुज़रा की, सारे एमएनएस की सिक्योरिटी वापस ले ली, जो कि थ्रेट असेसमेंट कमेटी से वैल्यूएट हो जाती है। अच्छा, कि हाँ भाई किसको कितना खतरा है। तो अगर ये रद्द-ए-अमल आप देंगे तो आप अवाम में अपनी खुद पॉलिटिकल पार्टी की एक लिबरल प्रोग्रेसिव साख को मुतासर करेंगे। हमें कोई एतराज नहीं है, अच्छा किया ले ली सिक्योरिटी भाई, और भी कुछ कर रहे हैं, एफआईआर काट रही हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को आप डरा रहे हैं। वो फिर मिर्जा साहब से पूछते हैं कि इसकी क्या वजह थी कि जो सिक्योरिटी है वो ली गई है। एमक्यूएम की मिर्जा साहब सिक्योरिटी वो कह रहे हैं हमारी तो सिक्योरिटी ले ली, हमने सख्त बातें अगर की हैं तो वो तो जमात इस्लामी ने भी की, आपने उनकी सिक्योरिटी तो नहीं ली है, क्या मामला था सर? और सच गोई करते रहे जी ख्वाजा साहब, एक सेकंड, ख्वाजा साहब कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं? मिर्जा साहब एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप ख्वाजा साहब? इख्तियार बेग साहब बड़े भाई हैं, मैं गुजारिश करूंगा इख्तियार बेग साहब, ये हमारी सवाल जवाब और ये हक गोई और ये आपसे पूछने का हक हम जारी रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी वापस लेने के ऊपर आम आदमी की या इतनी सैकड़ों लाशों के ऊपर हम लबकुशाई ना करें और खामोशी इख्तियार करें। ठीक है जी मिर्जा साहब। जी निम्रा, मुझे रिकॉर्ड स्ट्रेट रखने दें। ठीक है। कैटेगोरिकल बयान आया और अखबारों में भी छपा, टीवी में भी चला है कि कोई सिक्योरिटी को विड्रॉ नहीं किया गया। अभी जो अपना इजहार भाई ने बात की वो ये कह रहे हैं कि लिया था और फिर दोबारा उनको वापस भेज दिया गया। और मेरे इसमें कोई मंतक समझ में नहीं आती कि अगर लिया था तो फिर दोबारा क्यों दिया। मेरी जो नॉलेज है और जो मैंने बयानात देखे टीवी अखबारों में, उसमें कैटेगोरिकली कहा गया है कि जी कोई सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं की गई। जहां तक सवाल है एनएफसी का, मैं ये बहुत ही
पॉलिसी स्टेटमेंट, इस पे मुझे 2 मिनट पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोलने दें। प्लीज। जब 18th अमेंडमेंट हमने कंसेंसस के साथ तमाम सियासी जमातों की इत्तेफाकिया तय की थी, तो उसमें कुछ चीजें मोटी मोटी तय थी, जिसमें यह था कि हुकूमत एक्सपेंडिचर कम करेगी, अच्छा। अखराजात कम करेगी, क्योंकि सूबों के वसाइल को बढ़ाया गया है, 57.5% किया गया है, लिहाजा उन्होंने अपने अखराजात पूरा करने के लिए अपने एक्सपेंडिचर कम करेगी और रेवेन्यू बढ़ाएगी। दोनों चीजों में वफाकी हुकूमत फेल हुई है। ना एक्सपेंडिचर कम करे उन्होंने और ना रेवेन्यू बढ़ाए, बल्कि 565 रुपए इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं शॉर्टफॉल है एफबीआर के रेवेन्यू कलेक्शन का। तीसरी चीज हुई कि 18 मिनिस्ट्री वजारतें अभी भी मरकज के पास हैं, जो तय हो चुकी थी कि वो डिवॉल्व होंगी, वो सूबों को मुंतकिल होंगी। वो तो दे दे ताकि खर्चे सूबों पे जाएं, वो भी आपने गोद में रखी हुई है। मुझे जरा सा इसमें बात करने दीजिए। लिहाजा ये नाकाम कोशिशें हैं, ऐसे मौकों पे तो दोबारा हाथ मिला के हमें देखना चाहिए, सिचुएशन को फेस करना चाहिए, ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से कलेक्टिव विजडम के साथ हम उस मसले को हल कर सकें, ना कि आग लगने के ऊपर एनएफसी अवार्ड के फॉर्मूले में तब्दीली और लोकल गवर्नमेंट की बात करना, सूबों का बात करना, इसकी कोई मंतक मुझे समझा दे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा। अच्छा चलें ठीक है, इस पे बात कर भी लेते हैं। ख्वाजा साहब आप उसका अगर कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही इस वक्त मेरे हाथ में 2025 मार्च का एक खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने पब्लिकली हिंट किया था पोटेंशियल डिससेटिस्फेक्शन के लिए विद द रूलिंग कोलिशन एंड सजेस्टेड कि पार्टी जो है वो शायद रिकंसिडर कर ले बहुत जल्द अपना रोल गवर्नमेंट के साथ, ये कहते हुए कि उनको पोलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा और उनके पास एक परसीव्ड साइड लाइनिंग हो रही है एमक्यूएम के साथ। तो सर, व्हाट हैज़ चेंज्ड नाउ? अब 2026 है, it's already 2026. What has improved? What has changed? देखिए, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि एमक्यूएम हमेशा हुकूमतों में जाती है कुछ शराइत लेकर। हम पाकिस्तान की जमहूरियत बचाने में हमारा जो शेयर है वो 7% रहा है, इससे ज्यादा नहीं रहा। बाकी जमातों के पास ज्यादा वोट है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत की डेफिनेशन है आम आदमी का बाइख्तियार होना, बाकी जमातों में जमहूरियत की डेफिनेशन है वो आपके सामने ही है। मैं क्या आपसे गुजारिश करूं। तो 1988 से जब हमने पीपल्स पार्टी से मुआहिदा साइन किया था, तो बाहर आने की वजह भी उन मुआहिदों की खिलाफ वर्जी थी। इसी तरह पीटीआई से जब हमने मुआहिदा साइन किया 13 नुकाती, तो खान साहब 3.5 साल तक उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। और अमल दरामद तो छोड़ें, वो तो एक लोकल गवर्नमेंट 140 अपने सूबे में भी बाइख्तियार नहीं कर सके। यानी अगर एक हुकूमत आपकी थी, प्राइम मिनिस्टर आप थे, केपीके आपके पास था, हमने कहा था एक मॉडल 140 वहां बना के दिखाएं, वो भी उन्होंने लंगड़ा लूला बनाया। फिर पीडीएम की हुकूमत बनी। पीडीएम में पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ साहब, मक्सी साहब, इन सब के साइन होकर एक कराची का एक चार्टर साइन किया गया, चार्टर ऑफ कराची, जिसमें हमने कराची के तमाम शहरी सिंध यानी कराची, हैदराबाद, सक्का, मीरपुर खास, जामियात के हवाले से बहुत बात थी, 140A पे बात थी, लोकल गवर्नमेंट पे बात थी। आखिरकार पीडीएम खत्म होते ही हस्बे रिवायत पीपल्स पार्टी वो मुसव्विदा भूल गई, और भूलने के बाद जनाब पीएमएलएन गवर्नमेंट में आई। फिर पीएमएलएन से हमने दोबारा हमने एक मुआहिदा साइन किया और वो दिखाया हमको, जिसके तहत हमने कहा भाई हमारा अब कोई मुतालबा नहीं, अब सिर्फ एक मुतालबा है कि खुदा के वास्ते पूरे पाकिस्तान में 140A के तहत आम लोगों को बाइख्तियार कर दो। जब आम लोग बाइख्तियार होंगे तो चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो आग लगने का वाकया हो, चाहे बुनियादी हेल्थ की सहूलतें हों, छोटे सेवरेज के निकासी, आपके पानी के मसाइल हों, ये वजीरों का काम नहीं है कि वजीर अपने दरबार और औताक लगा के बैठे, हाँ जी तुझे कितने ढक्कन चाहिए, तुझे कितने पानी की लाइनें चाहिए, तेरे यहाँ सेवरेज का काम मैं करा देता हूँ, ये ले भाई 50 लाख रुपए तो रोड बना ले। ये वजीरों का काम नहीं है। ये तो वजीरों के लिए बहुत ही, उनके लिए अंडर प्रिविलेज, उनका तो बहुत अंडर पोजीशन है।
तो अंडरमाइन करना है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि पैसा आ जाता है, तो पैसे के लिए जो है ना, वो जहां पैसा चला जाएगा वहां हमारे लोग चले जाएंगे। मुशर्रफ दौर में पैसा निजामत में था, माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की कदावर शख्सियत मुशर्रफ दौर में नाजिम और नाजमाएं थी। जब पैसा ऊपर आ गया 18वीं तरमीम के बाद, तो सब हंसी खुशी उड़ते कबूतरों की तरह ऊपर आ गए। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है, हमें बार बार हुकूमतों से यही कहना पड़ता है, और हमारी नाकामी की वजह भी यही है, जो हर बार हमें हुकूमतों से बाहर आने के लिए बयान देने पड़ते हैं कि हम करें क्या आखिर बैठकर हुकूमत में। हमारी यहाँ पे बातचीत जारी रहती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। हमारी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मिर्जा साहब, आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर, उनका यह दावा है कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, शायद अगले 10-15 दिन में उनको निकाल दिया जाए। तो ये जो बयान आया पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्या ये गवर्नर को प्रेशराइज करने के लिए सिर्फ, क्या ये सियासी दबाव है या फिर असल में वफाक के अंदर कोई तब्दीली की बातचीत हो रही है? देखें, ये बात अब से नहीं है, ये जो गुल प्लाजा का हादसा हुआ है उससे बहुत पहले से ये बात चल रही है। बात ये है कि जो हुकूमत साजी का एग्रीमेंट हुआ था, उसमें तय ये हुआ था कि मुस्लिम लीग नून की सिंध में गवर्नर होंगे। अच्छा। और पीपीके के हिसाब से पंजाब में और केपीके का था। तो उस वक्त एमक्यूएम से टिसोरी साहब को बना दिया गया है गवर्नर, लेकिन प्रिविलेज हक जो है वो मुस्लिम लीग नून का है। अब मुस्लिम लीग नून को एहसास हुआ कि उनका अपना गवर्नर होना चाहिए, और वो लोगों से मुलाकातें भी की गई हैं सिलसिले में, और वो मैसेजेस यहाँ पहुंचते हैं। तो कमरान साहब को अगर हटाया जा रहा है तो वो तो उस हुकूमत साजी के तहत है। अच्छा। जो जब की गई थी उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी साइन करने वालों में, एमक्यूएन भी थी साइन करने वालों में। तो मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब वक्त है कि इसको गुल प्लाजा से जोड़ा जाए या किसी और चीज से जोड़ा जाए। यही सबसे बड़ा मसला है ना, कि हम चीजों को बेरब्त आपस में मिला के और फिर पेश कर देते हैं, और आप सवाल उस पर फिर हमसे पूछती हैं। तो कहने का मेरा मकसद, दूसरी चीज मेरी एक बात रह गई थी कि ये जो बात की जा रही है कि अवाम को बाख्तियार किया जाए, पावर दिए जाए। भाई, पीपीपी की ही मेयर कराची में है, एक जो फंक्शनल है, जो इफेक्टिव है, मौसर है। और ये केएमसी और सिटी गवर्नमेंट जो बनी हुई है उसमें पीटीआई के भी काउंसलर, चेयरमैन वगैरह है, वाइस चेयरमैन, उसमें एमक्यूएम के भी हैं, उसमें पीपीपी के भी हैं, और सब मिलके जो लोकल गवर्नमेंट है वो चल रही है। मेयर का ऑफिस जो है वो एक फंक्शनल और इफेक्टिव ऑफिस है। वो और कितनी सूबों में ये बन गया है, बतलाएं मुझे। पंजाब में आपने जाके कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद उसको रोका है और उसको नहीं इलेक्शन होने दिए, और बाकी सूबों में भी केपीके वगैरह में यही हुआ। तो जो एक पार्टी को क्रेडिट जाता है वो तो दें कि हमने तो फिर भी लोकल गवर्नमेंट तक डिवॉल्व किया है, वसाइल के साथ उनको पावर दी है, वसाइल के साथ उनको पावर दी है। और वो मखलूत सिटी गवर्नमेंट ने, उसमें तमाम सियासी जमातों के लोग, चेयरमैन, काउंसलर, वाइस चेयरमैन वगैरह उसमें शामिल हैं। तो आप जिस पार्टी को क्रेडिट जाता है जिस चीज का, वो कम से कम देना होगा आपको, क्योंकि काले को हम सफेद नहीं कह सकते। अच्छा, हमें ठीक। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। फिर ख्वाजा साहब से ये सवाल पूछ भी लेती हूँ। ख्वाजा साहब, जो तैमूर तालपुर ने कहा कि गवर्नर को हटाया जाएगा 10-15 दिन में, उसमें मिर्जा साहब का पॉइंट ये है कि जब हुकूमत बनी है, जो एमओयू साइन हुआ है उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हक बनता है। उस टाइम वक्ती तौर पर चले कामरान टिसोरी साहब आ गए, लेकिन अब ये पीएमएलएन को रियलाइजेशन हो चुकी है कि उनका अपना ही गवर्नर होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द राइट्स जो कि उनको बनते हैं एमओयू के मुताबिक। तो अब ये इसलिए हो रहा है, और ये आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस मैटर को। ये तो काफी पुराना मैटर है, गुल प्लाजा से पहले का। मसला ये कि ये बात मैंने तो की नहीं, ना अख्तियार बेग साहब ने की,
आपने तो हवाला दिया तैमूर तालपुर का। जी। तो इख्तियार बेग साहब तैमूर तालपुर से पूछे कि गुल प्लाजा से इस बात को क्यों उठाया तुमने। ये तो इख्तियार बेग साहब का सवाल अपनी पॉलिटिकल पार्टी में अपने नुमाइंदे से होना चाहिए ना, ये हमसे मुझसे आपसे थोड़ी होना चाहिए ना। हमसे पूछा है और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है और ये बतलाया है कि ये आज ये कल की बात नहीं, ये तो महीनों से चल रही है, गुल प्लाजा से पहले से चल रही है। और उसकी वजह भी बताई कि वो हुकूमत साजी की एक अहम शिक थी जिसमें सिंध में गवर्नरशिप जो है वो मुस्लिम लीग नून को दिए जाने पे इत्तेफाक किया गया था। आप इजहार भाई जानते हैं, बात तो यही है। अब मोहतरम मेरी गुजारिश भी सुन लें, अगर ये पीएमएलएन का इस पे हक था, पीएमएलएन को लगाना था, तो गवर्नर सिंध पीएमएलएन की मर्जी ही से लगे हुए ना। ऐसा तो नहीं है पीएमएलएन नहीं चाह रही। अच्छा अगर उन्होंने हटाना होगा तो ज़ाहिर है वो एमकेएम को ऑन बोर्ड लेंगे, क्योंकि आप बकौल आपके एमकेएम भी इस मुआहदे का पार्ट है। और अभी तक ऐसी सूरत हाल, ऐसी गुफ्तगू ना इस्लामाबाद में हमने सुनी, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस से हमने सुनी, ना गवर्नर हाउस से हमने सुनी, ना एमकेएम के किसी लीडर या खास तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को किसी ने रब्ता किया। ये गुफ्तगू आपके पार्टी के दरमियान चल रही है। आप तालपुर से जरूर बात करें और उस पे अपनी राय दे सकेंगे। जी, he might appear on my show tomorrow। उनसे मैं उनका जो स्टेटमेंट है वो लूंगी, लेकिन ऑफ कोर्स एक जो पार्टी का रहनुमा होता है जब वो कोई बयान देता है तो वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही होता है, और अगर वो नहीं होता तो फिर पार्टी की तरफ से फौरन तरदीद आ जाती है कि ये जो बयान है ये जाती राय है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। तो अगर वो कहते हैं ना हम कि धुआं वही होता है जहाँ पे आग होता है। अब अगर ये बात हो रही है तो यकीनी तौर पर जैसा ख्वाजा साहब मिर्जा साहब आपने बताया कि अकॉर्डिंग टू द MOU हो रही है बात, और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, PMLN को मिलना चाहिए क्योंकि उनका राइट है, मिलना ही उनको चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है और हकीकत भी यही है। कानून साजी एग्रीमेंट जिसका मैंने हवाला दिया है वो तमाम सियासी जमातें। अच्छा चलिए फिर ख्वाजा साहब से मिर्जा साहब ये पूछते हैं कि अगर ये बात कॉन्क्रीट बेसिस की तरफ चली जाती है, अगर इसमें कुछ सॉलिडिफाई हो जाता है, गवर्नर को हटाने की बात सिर्फ ना रही बात बल्कि ये आगे बढ़ गई, तो फिर MQM का क्या रद्द-ए-अमल होगा सर? मैं तो पहले ये पूछ रहा हूँ, तो मैं नहीं पेश कर सकता, वो इजहार भाई बताएंगे। जी ख्वाजा साहब से पूछा मैंने। ख्वाजा साहब इस पे MQM क्या करेगी? पहली चीज तो ये बताएं, अव्वल तो ये मुआहदा मैंने देखा नहीं है जो बात ये गवर्नर साहब वाली कह रहे हैं, और दूसरी बात के इख्तियार भाई एक मुआहदा इसी से पहले भी साइन हुआ है ना जिसपे बिलावल साहब के साइन है, उसका क्या करना है? उसका क्या करना है? वो सोशल मीडिया पे सब लेके घूम रहे हैं कि बिलावल साहब के साइन है, जरदारी साहब मौजूद थे लॉज में और आपके तमाम लीडरशिप मौजूद थी, जिसमें मैंने बताया शहबाज शरीफ साहब के भी साइन थे, जिसमें ये गवर्नर वाला नुक्ता भी मौजूद था, गवर्नर के साथ एजुकेशनल एम्पावरमेंट वाला नुक्ता भी मौजूद था, और इसी तरीके से NFC की तरह PFC के ऊपर भी नुक्ता मौजूद था। तो आप अपना मुआहदा तो आपको अच्छी तरह से याद रहता है, ये हमारा जो मुआहदा इसका क्या करना है? इसमें भी गवर्नर साहब का जिक्र था, उसके बारे में क्या राय देंगे? जी मिर्जा साहब आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। नहीं, मैं इस पे नहीं, मैंने ये बतलाया, मैंने आपको आज हर सवाल का जवाब उसी के कॉन्टेस्ट में दिया खुल के, और कहीं मैंने टालने की या आए बात नहीं की। ये एक हसास बातें थी, पॉलिसी स्टेटमेंट्स थे, तो मैंने जिम्मेदारी से दी हैं, और जो चीज मैंने कह दी इस मौजूद पे वो मैं स्टैंड बाय करता हूँ उसके ऊपर। लेकिन इसका मकसद किसी को कोई इंतकामी मकसद नहीं था, ये तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इनिशिएट हुआ होगा और उन्हीं का फैसला होगा। हमसे तो आपने इसका बैकग्राउंड पूछा है तो वो हमने आपको बताया है। ठीक है मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।